अभी तक आपने समझा? चलिए देखिए, अभी तक आपने समझा था जो नर्वस सिस्टम में हमने बात किया था। नर्वस सिस्टम के दो ऑर्गन थे, एक आपका स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा है आपका क्या, ब्रेन, मस्तिष्क। तो चलिए ब्रेन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। चलिए देखिएगा ब्रेन के बारे में। देखिए जो ब्रेन है आपका, सबसे पहला प्रश्न पूछता है ब्रेन किसके अंदर, ब्रेन कहाँ पाया जाता है। ब्रेन पाया जाता है आपका क्रेनियम के अंदर, जो कपाली अस्थि है उस कपाली अस्थि के अंदर पाया जाता है ब्रेन। तो इसकी जो लोकेशन है बिलो क्रेनियम, और दूसरा बात करते हैं आपका बिलो क्रेनियम, बिलो क्रेनियम जिसे बोलते हैं कपाली अस्थि, कपाली अस्थि। सेकंड है आपका ब्रेन से रिलेटेड है जो आपके। अब बात करते हैं जो आपका क्रेनियम है। जब आपके दिमाग का जो क्रेनियम भाग टूटता है तो इस क्रेनियम के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम है मेनिंजिस झिल्ली। क्या नाम है? मेनिंजिस झिल्ली। तो जब क्रेनियम देखिएगा, क्रेनियम है, क्रेनियम की जब अंदर जाएंगे तो एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली के अंदर होता है क्या, इस झिल्ली के अंदर होता है ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन। तो जब क्रेनियम टूटेगा, क्रेनियम के अंदर होगा क्या, झिल्ली, और झिल्ली के अंदर, झिल्ली के अंदर क्या होगा, ब्रेन आपका पाया जाएगा। तो बात करते हैं जो ब्रेन है यह एक प्रकार की एक झिल्ली से घिरा होता है, एक झिल्ली से, एक मेम्ब्रेन से झिरी होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? उस मेम्ब्रेन का नाम है मेनिंजिस झिल्ली। क्या नाम है? मेनिंजिस झिल्ली नाम है, मेनिंजिस झिल्ली नाम है। दूसरी पॉइंट बात करते हैं, जो झिल्ली पाई जाती है इसका कार्य क्या होता है। देखिएगा इसका कार्य ब्रेन के ऊपर पाया जा रहा है तो हम सीधा से कह सकते हैं क्या, दिमाग का या मस्तिष्क की सुरक्षा करना, ब्रेन का प्रोटेक्शन करना। तो हम कह सकते हैं इस झिल्ली का कार्य ब्रेन को प्रोटेक्शन करना, ब्रेन को प्रोटेक्शन करना, मतलब कहने का अर्थ है ब्रेन की सुरक्षा करना। फिर नेक्स्ट में समझिएगा, ये जो झिल्ली है यह 3 परतों से मिलकर बनी होती है। ये जो झिल्ली है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। तो हम कह सकते हैं ये 3 परतों से मिलकर बनी होती है। देखिए कौन कौन से परत होते हैं, 3 परत। तो सबसे बाहर की तरफ, आउटर की तरफ, ये मिडिल है आपका, और यह है आपका आंतरिक, इनर। तो देखिएगा सबसे बाहर की तरफ जो परत पाई जाती है जिसका नाम है अरेक्नोइड, अरेक्नोइड नहीं, ड्यूरामीटर। क्या नाम है? ड्यूरामीटर। उसके बाद फिर मध्य में अरेक्नोइड, और सबसे आंतरिक परत का नाम है आपका पायामीटर, DAP। पायामीटर। तो हम इसे कह सकते हैं DAP, इसकी इलेक्ट्रिक है। तो हम कह सकते हैं क्या, ये जो मेम्ब्रेनस है, जो मेनिंजिस झिल्ली है 3 परतों से घिरी होती है। इन तीनों परतों को हम लोग बुला के बोलते हैं क्या, इन तीनों परतों को बोलते हैं मेनिंजिस झिल्ली। क्या कहते हैं? मेनिंजिस मेम्ब्रेन। इधर मत जा ज्यादा। सही है, सही। मेनिंजिस, ठीक। तीनों परतों को हम लोग बोलते हैं क्या, मेनिंजिस। फिर समझिएगा प्रश्न ये पूछता है, बताइए जो मेनिंजिस झिल्ली की जो सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है। दिमाग की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? दिमाग की सबसे ऊपरी परत का नाम है ड्यूरामीटर। फिर समझिएगा दिमाग की सबसे मध्य परत का नाम क्या है? अरेक्नोइड। और दिमाग की सबसे आंतरिक परत का नाम है पायामीटर। तो जो दिमाग की जो आंतरिक परत है इसमें पाया जाता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, और साथ में पाया जाता है नर्व्स।
या कह सकते हैं न्यूरॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन। तो प्रश्न ये पूछता है दिमाग की कौन सी झिल्ली में ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं कौन सी झिल्ली? वो आपका पायामीटर, मेनिंजेस झिल्ली की जो आंतरिक परत है, जो पायामीटर है, उसमें यह पाए जाते हैं। तो एक समझिएगा क्या होता है जब इस मेनिंजेस झिल्ली में संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन या तो बैक्टीरिया कर सकता है या तो वायरस कर सकता है। तो जब भी इस झिल्ली में संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, तो बैक्टीरिया वायरस की मदद से होता है। तो ये झिल्ली क्या होती है? झिल्ली की जो परतें हैं वो नष्ट होने लगती हैं, कह सकते हैं झिल्ली खराब हो जाती है, जिसके कारण एक रोग होता है मेनिंजाइटिस रोग। क्या रोग होता है? जब झिल्ली क्या हो जाएगी? जब झिल्ली नष्ट हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, तो एक रोग होता है मेनिंजाइटिस रोग। तो जो मेनिंजाइटिस रोग होता है, यह रोग कैसे होता है? यह रोग इस झिल्ली के संक्रमण के कारण, झिल्ली के खराब होने से होता है। इसमें क्या होता है? जब झिल्ली खराब हो जाएगी तो दिमाग को, मस्तिष्क को प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाएगा, और जब प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाएगा तो व्यक्ति कह सकते हैं उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा और उसके अचानक से मौत भी हो सकती है। तो मेनिंजाइटिस रोग होता है क्या है? मेनिंजाइटिस रोग में मेनिंजेस झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, जिससे व्यक्ति को प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता। तो शायद आपको समझना होगा मेनिंजाइटिस या मेनिंजेस। तो देखिएगा ब्रेन है आपका, ये पाया जाता है कपाली अस्थि। कपाली अस्थि अभी बताया हमने, क्रेनियम ये 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। यह झिल्ली एक प्रकार की जो झिल्ली से पाई जाती है, तो झिल्ली का नाम है मेनिंजेस झिल्ली। और मेनिंजेस जो झिल्ली है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहरी परत का नाम ड्यूरामीटर, मध्य परत का नाम अरेक्नोइड और आंतरिक परत का नाम पायामीटर। तो शायद आपको बात समझ आई होगी ब्रेन के बारे में। और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं ब्रेन के बारे में। देखिए कि क्या होता है ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। सबसे पहले प्रश्न पूछता है, देखिएगा जो आपके जो दिमाग है, ब्रेन है, क्रेनियम है, आपके पूरे ब्लड, आपके पूरे जो है आपके शरीर में है, जो भी आपके 90% जो आपके वाटर पाए जाते हैं, उसका लगभग 75% जो जल है वह आपके ब्रेन में विद्यमान है। लगभग आपके शरीर का 75% जो जल है वह किसमें? ब्रेन में विद्यमान है। मतलब दिमाग में 75% पूरे शरीर का क्या होता है? वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है। किसमें? ब्रेन में। दूसरी बात समझिएगा ब्रेन से रिलेटेड, आपका जो शरीर है उस शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। उसमें से अधिकांश जो आपका ब्लड है वह आपके ब्रेन में पाया जाता है। वो लगभग कितना पाया जाता है ब्लड ब्रेन में? वो लगभग कह सकते हैं 1.5 से 2 लीटर ब्लड आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में, क्रेनियम में पाया जाता है। इसलिए जब क्रेनियम फूटता है तो कह सकते हैं अधिक से अधिक ब्लड निकलता है। क्यों? क्योंकि लगभग कह सकते हैं 1.5 से 2 लीटर ब्लड आपका सिर्फ दिमाग में पाया जाता है। समझिएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। जो ब्रेन है आपका, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? कैपेसिटी, क्षमता, मतलब कह सकते हैं कितने जीबी तक ये स्टोर कर सकता है, कितने जीबी तक। तो देखिएगा मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बाइट। सेकंड होता है आपका केबी, फिर होता है आपका थर्ड एमबी, फिर फोर्थ होता है आपका जीबी, फिर लास्ट में होता है आपका टीबी, 6 होता है पीबी। समझिएगा। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। फिर बात करते हैं 1 टीबी बराबर, बताइए 1 टीबी बराबर कितने?
1000 GB। 1 TB बराबर 1000 GB। फिर समझते हैं 1 PB बराबर 100 TB। 100 TB। तो आपका जो दिमाग की जो क्षमता है लगभग 2.5 PB होता है। लगभग कर सकते हैं 25 लाख GB। इसकी जो क्षमता है लगभग 25 लाख GB। तो कह सकते हैं लगभग आपके 10 कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बराबर इस मेमोरी की क्षमता होती है ब्रेन की। और ये दुनिया का कह सकते हैं हर जानवरों से सबसे विकसित जो दिमाग होता है वो ह्यूमन का होता है। वेल डेवलपमेंट होता है आपका। और कह सकते हैं जो ब्रेन है इसका हम लोग कह सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में इसका उपयोग करते हैं। लगभग कह सकते हैं हम लोग पॉइंट में इसका यूज करते हैं। लेकिन जो कह सकते हैं जो कुछ महान साइंटिस्ट हैं जैसे आइंस्टीन ने लगभग इस दिमाग का लगभग 2.5 से 3% ब्रेन का यूज कर पाया है। समझिएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो चलिए पहले इसको स्टोर करिएगा आपको। तो चलिए इसको नोट करिए। चलिए देखिएगा ब्रेन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बच गया था जिसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो ब्रेन है इसका जो वेट है मेल में, पुरुषों में इसका भार कितना होता है। पुरुषों में इसका जो भार होता है आवाज़ बढ़ाओ 1400 से 1450 ग्राम। क्या होता है? इसे ग्राम में नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे सीसी। क्या लिखेंगे? 1400 सीसी। सीसी का अर्थ क्या है? क्रेनियल कैपेसिटी। क्या नाम है? क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं। क्रेनियम कैपेसिटी कह सकते हैं कपाली क्षमता। मनुष्य की जो कपाली क्षमता है, पुरुषों की जो कपाली क्षमता वो कितना है? लगभग 1400 से 1450 सीसी। समझिएगा। सेकेंड अब बात करते हैं फीमेल में कितना है। फीमेल में है आपका 1300 से 1350 सीसी। देखिएगा अब यहाँ भी कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई दिमाग लड़कियों में कम होता है। नहीं भाई साहब, दिमाग की कम की बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ उनकी जो भार है, उनका जो भार है वो भार कम है, मतलब दिमाग का जो वजन है वह कम है। इंटेलिजेंसी या विजडम वो कम नहीं है, बुद्धिमत्ता कम नहीं है। यहाँ सिर्फ उनका भार कम है। इससे मत तुलना करिएगा मतलब इनका भार कम है या इनकी इंटेलिजेंस कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह उनका खाली वेट कम है। क्योंकि आपसे कहीं अच्छा क्या है गर्ल्स होता है, क्योंकि उनका जो कंसंट्रेशन होता है, पावर होता है, सबसे बेस्ट होता है। आज औरतें इस मुकाम पर पहुंची। समझिएगा बात। तो ब्रेन हमने देख लिया। अगर बात किया जाए ओवरऑल मनुष्य की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है तो कह सकते हैं लगभग ओवरऑल हम बोलेंगे क्या 1400 सीसी। कितना होता है? 1400 सीसी। फिर समझिएगा ब्रेन के बारे में। ब्रेन में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? ब्रेन में सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? ब्रेन में सर्वाधिक सोडियम खनिज पाया जाता है। कौन सा? सोडियम खनिज पाया जाता है। सोडियम खनिज सर्वाधिक ब्रेन में पाया जाता है क्योंकि ये कंट्रोल करने काम, सारे अंगों को कंट्रोल करने काम ब्रेन ही करता है। तो ब्रेन में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए, बताइए हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है, तो हमारे शरीर में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है कैल्शियम। हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अब ये कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है बाल में, नाखून में और आपके हड्डियों में। तो देखिए आपकी जो शरीर है हड्डियों से मिलकर बनी है। सर्वाधिक क्या है आपके शरीर में? सर्वाधिक आपके शरीर में कौन सा खनिज? कैल्शियम है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऑक्सीजन है। हम तत्व की बात नहीं कर रहे, हम खनिज की बात कर रहे हैं। समझिएगा बात। तो सर्वाधिक हमारे शरीर में कौन सा खनिज? कैल्शियम है। समझिए बात। सेकंड समझिएगा सोडियम हमारे मस्तिष्क में सर्वाधिक पाया जाता है। और क्या है? ब्रेन के बारे में समझिएगा।
ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वह कौन सा पोषक पदार्थ है जो सर्वाधिक ऊर्जा देता है? तो देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सेकेंड, 1 ग्राम फैट से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछेगा, इन पोषक पदार्थों में सर्वाधिक कौन सा ऊर्जा देता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन सा पोषक पदार्थ देता है? तो यहाँ पे देखिएगा 1 ही ग्राम लेंगे फैट्स और आपको ऊर्जा कितना मिलेगा? 9.3। तो सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा पोषक पदार्थ? तो हम कह सकते हैं क्या? वसा। तो चलिए देखिएगा, हमको प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए? हमको प्रतिदिन जो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए क्या? 400 से 450 ग्राम डेली लेना चाहिए, डेली इसका। फिर बात करते हैं प्रोटीन कितना लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए लगभग 50 से 60 ग्राम, या कह सकते हैं आपका 60 से 70 ग्राम, 60 से 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए प्रतिदिन। वसा कितना लेना चाहिए? वसा लेना चाहिए 50 से 60 ग्राम, 50 से 60 ग्राम। तो प्रश्न ये पूछेगा, बताइए हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सा पोषक पदार्थ करता है? तो देखिएगा, प्रतिदिन हम सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक पदार्थ ले रहे हैं? कौन ले रहे हैं भाई साहब? ले रहे हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पोषक पदार्थ जो है आपका कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। तो हमारे शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा की पूर्ति करने का काम कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। देखिए इसकी मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हमारे शरीर को ऊर्जाओं की पूर्ति करने के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। लेकिन हम बात करते हैं ब्रेन को। ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके पूरे शरीर के अंगों को कंट्रोल करने काम, कोऑर्डिनेशन करने काम करता है, पूरे एक एक अंगों को संभालने का काम करता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसमें से बताइए कौन सा ऐसा पोषक पदार्थ है जो सर्वाधिक ऊर्जा देगा? बताइए इसमें से प्रोटीन होगा कि कार्बोहाइड्रेट का होगा कि वसा देगा? तो देखिएगा, आपको शायद पता होगा 1 ही ग्राम ले रहे हैं वसा और आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा पोषक पदार्थ कौन देगा? आपका वसा देगा। क्या देगा? वसा देगा। तो वसा देगा तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक पदार्थ होता है? हमारे ब्रेन में सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक पदार्थ होता है? फैट्स होता है। फैट्स होता है। और ये फैट्स होता है तभी तो कहते हैं भाई दिमाग बढ़ाने के लिए आप क्या काम खाइए? फैटी चीज़ खाइए। जैसे क्या खाइए? बादाम खाइए, वसा होता है। काजू खाइए, मूंगफली खाइए। तो ये सब अगर खाएंगे तो आपके शरीर में क्या होगा? ब्रेन को अधिक से अधिक ऊर्जा मिलेगी और ये क्या करेगा? अधिक से अधिक क्या करेगा? कंट्रोल या कह सकते हैं समन्वय करने का काम करेगा। समझिएगा। तो इसलिए कहते हैं क्या, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसे फैटेस्ट ऑर्गन के रूप में जाना जाता है? सबसे अधिक वसा रखने वाला कौन सा ऐसा अंग है? वो है आपका ब्रेन। इसे फैटेस्ट ऑर्गन भी कहते हैं। इसे वसी अंग कहते हैं। सर्वाधिक वसा रखने वाला अंग ब्रेन ही है। फिर नेक्स्ट पास समझिएगा, ब्रेन से रिलेटेड पहले इसको नोट करिएगा, हम बताते हैं आपको। तो चलिए देखिएगा, हमने बताया आपको ब्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक चीज़ और बता देते हैं। हमारे शरीर में आपको पता होगा जो दिमाग है ये पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। इस ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो शरीर को सूचनाओं को पहुंचाने का काम, शरीर को कंट्रोल करने के काम में मदद करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, किसी का याददाश्त धीरे धीरे क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। क्यों? न्यूरॉन काम करना धीरे धीरे करते हैं, बंद कर देते हैं। तो अगर न्यूरॉन को जिंदा करना है तो ज़्यादा नहीं, हम कह सकते हैं अधिक से अधिक फैटिक एसिड या कह सकते हैं आपके वसी जितने भी वसा वाले पदार्थ हैं उनका उपयोग कीजिएगा। तो जो आपका न्यूरॉन्स हैं काम करने के लिए अगर बात करते हैं सबसे बेस्ट याददाश्त के लिए, आप लोग हफ्ते में, ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 1 दिन पनीर का जरूर उपयोग करिएगा। इससे क्या होगा, जो आपके न्यूरॉन्स हैं जो डैमेज हो रहे हैं या कह सकते हैं कमज़ोर हो रहे हैं, ये फिर से क्या होंगे?
ये फिर से इनका कह सकते हैं फिर से ये काम करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो विल पावर है, जो विल पावर, जो सोचने समझने की क्षमता है, यह बरकरार रहेगी, बढ़ती चली जाएगी, समझिएगा। तो हम कह सकते हैं जो ब्रेन है ये आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला एक ऑर्गन है। अगर ब्रेन नहीं होता है तो सोचिए क्या होता है, आपका जो शरीर है बेजान होता है, कोई फंक्शन नहीं होता, ना हाथ पैर चल पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। तो ब्रेन ही कहते हैं क्या, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जो शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करने का काम करता है, एक्शन करने का काम करता है, रिएक्शन करने का काम करता है, ये आपका ब्रेन ही। अब एक चीज़ और बता देते हैं आपको, शरीर के सभी अंगों का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। ट्रांसप्लांटेशन समझिएगा, ट्रांसप्लांटेशन को हिंदी बोलते हैं अंग प्रत्यारोपण। क्या कहते हैं, अंग प्रत्यारोपण। ये जो कि अंग प्रत्यारोपण है क्या, अंग प्रत्यारोपण का अर्थ होता है शरीर के किसी अंग को निकाल के फिर से दूसरे अंग को लगा देना या उस पर डाल देना। तो इससे क्या होगा, शरीर के एक अंग डैमेज हुए तो दूसरे के ऑर्गन को लेंगे और उसमें डाल देंगे, उसको निकाल दिया जाएगा, तो अंग प्रत्यारोपण हो सकता है। लेकिन खास बात समझिएगा, ब्रेन या कह सकते हैं वह एक ऑर्गन है, दिमाग एक ऐसा अंग है जिसका ट्रांसप्लांटेशन, अंग प्रत्यारोपण नहीं हो सकता। तो पूछा जाए शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसका ट्रांसप्लांटेशन संभव नहीं है, वो है आपका क्या, ब्रेन। ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन संभव नहीं है। अगर ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन जो संभव होता तो सोचिएगा, किसी के दिमाग तो प्रॉपर मात्रा में वर्क कर रहा है, तेज चल रहा है, तो उसके दिमाग को अपने कैम में लगा लिया जाता है, जिससे क्या होगा, उसके दिमाग अपने जब स्वयं लगा दे तो आप खुद इंटेलिजेंस होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, यह एक मात्र ऐसा अंग है जिसका ट्रांसप्लांटेशन संभव नहीं है। आइए हमने क्या क्या पढ़ा। तो जितनी भी आपको पॉइंट बताएं वो शायद आपके लिए कह सकते हैं रामबाण साबित होगा, और आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको बताया गया, शायद आपने पढ़ा होगा कुछ पॉइंट, ठीक है, लेकिन कुछ आपको नया मिलने का प्रयास किया होगा, जो बताने का प्रयास किया है। तो समझिएगा इसको बात में। तो ब्रेन का जो अगला पार्ट है आपका, ब्रेन के कितने भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। और जो आपका न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स में बात करते हैं, न्यूरॉन्स के 3 भाग होते हैं, एक होता है डेंड्रॉन, एक एक्सॉन, एक सिनेप्स होता है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब न्यूरॉन्स मिलकर, कई सारे न्यूरॉन्स मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। और तंत्रिका तंत्र के लिए तो हम कह सकते हैं 2 ही ऑर्गन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से, एक ब्रेन है, दूसरा स्पाइनल कार्ड। इसमें कुछ लोग समझ रहे होंगे जो स्पाइनल कार्ड है ये क्या है, तो चलिए थोड़ा बात करते हैं स्पाइनल कार्ड। चलिए बात करते हैं आपके स्पाइनल कार्ड की, मेरुरज्जु की। स्पाइनल कार्ड जिसे हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु। अब बात करते हैं, कुछ लोग समझते होंगे स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु जो है आपका, इसे वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी या बैकबोन कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिएगा जो स्पाइनल कार्ड है यह प्रकार का तंत्रिकाओं का एक जाल है, और ये तंत्रिका की जो जाल है कहाँ पाई जाएगी, यह आपकी जो बैकबोन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, समझिएगा, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ये अंदर से खोखली होती है, अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। और इस खोखली में क्या होते हैं, बहुत सारे तंत्रिकाओं के जाल बिछे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे तंत्रिकाओं की जो जाल हैं वह बिछे होते हैं। इन तंत्रिकाओं के जाल को हम लोग बोलते हैं कशेरुक दंड के बैकबोन के अंदर ये जो जाल बिछे होते हैं इसे बोलते हैं क्या, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोलते हैं क्या, मेरुरज्जु बोला जाता है। अब बात करते हैं मेरुरज्जु, जो ये तंत्रिकाएं दिख रही हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैली होती हैं, जो आपके मस्तिष्क जो लास्ट वाला भाग है, हिंड भाग है आपका, ये वहाँ से लेके जो आपके जो टेल है, पूंछ तक, वहाँ तक ये फैली होती है। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य देखिए समझिएगा क्या,
जैसे अगर बात करते हैं, अगर आपके लेग्स में, पैरों में अगर कट लग गया, इंजर्ड हो गया, तो इसके जो न्यूरॉन हैं ये सारे क्या करेंगे, सूचना देंगे किस पर, पहले स्पाइनल कार्ड को देंगे, समझिएगा। अब स्पाइनल कार्ड की सूचना दे दिए कि मतलब ये भाग कट गया है न्यूरॉन का, तो ये क्या काम करते हैं, स्पाइनल कार्ड सूचना देंगे आपके ब्रेन को, मस्तिष्क को। अब मस्तिष्क क्या काम करेगा, मस्तिष्क काम करेगा एक्शन और रिएक्शन का, तो हम कह सकते हैं उस पर नियंत्रण करने का काम करेगा। अगर एक्शन है तो एक्शन करेगा, रिएक्शन है तो रिएक्शन करने का काम करेगा। तो ये पूरे कह सकते हैं न्यूरॉन्स ही पूरे क्या करते हैं, सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करते हैं। इसमें मुख्य भूमिका दो ही ऑर्गन निभाते हैं, एक देखिए स्पाइनल कार्ड, मेरुरज्जु, अब इस मेरुरज्जु से होता हुआ आपका ब्रेन। तो दो ही है आपके मुख्य ऑर्गन जो हमको पढ़ना है। तो ब्रेन के बारे में हम लोग जो चर्चा किए हैं, अब जो बच जा रहा है इसके बारे में, ब्रेन के जो भाग हैं, ब्रेन के जो टाइप्स हैं, उनको हम लोग कल चर्चा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो शायद आपकी जो क्लास है बहुत ही रोचकर लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए आपका नेक्स्ट जो क्लास है, चैनल को सब्सक्राइब, और आप लोग क्या काम किए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको और मोटिवेट मिले, हम वीडियो बनाने का और अच्छे से प्रयास करें आप लोग के लिए। आपका अपना राहुल, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आपका अपना राहुल सर, क्या करी